रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो बीपीएससी पीटी के 65वीं परीक्षा में पूछी गई है। सभी एमसीक्यू प्रश्नों का व्याख्या सहित हल किया गया है साथियों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सारे प्रश्न आपको आपके मंजिल तक लेकर के जाएंगे। यदि आप बात करें तो बीपीएससी 66वीं की, तो 66वीं की परीक्षा के प्रश्नों का हल मैं वीडियो में किया जा चुका है। यदि इसे आप देखना चाहते हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को खोल करके उसके बीपीएससी वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप 66वें बीपीएससी पीटी के जो साइंस एमसीक्यू प्रश्न है उसके सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित हल को देख सकते हैं साथियों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। और वीडियो के अंत में व्यूअर्स के लिए भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं साथियों, उन प्रश्न का जवाब दे करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और वीडियो के बीच में भी काफ़ी महत्वपूर्ण सारे के सारे 65वीं बीपीएससी पीटी के जो प्रश्न को दिया गया है साथियों, ये सारे प्रश्न 9, 10 इंटर इन सारे सिलेबस से लिए गए हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है साथियों, एकेडमिक 9, 10 इंटर के साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और आरंभ करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर भौतिकी से पहला प्रश्न लिया गया है साथियों, जो बीपीएससी पीटी 65 का है साथियों। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? जी हाँ साथियों, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है आपका कूलम्ब, दूसरा वोल्ट, तीसरा वाट, चौथा एम्पियर और पांचवा बीपीएससी में इसी टाइप का ऑप्शन आता है साथियों। इन प्रयुक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि कोई नहीं भी है तो पांचवा ऑप्शन होगा और यदि एक से अधिक भी है तो पांचवा ऑप्शन होगा। जी हाँ साथियों, तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है साथियों? एम्पियर होती है। एम्पियर में विद्युत धारा को मापा जाता है। कूलम्ब से हम लोग आवेश को नापते हैं, वोल्ट से विभव को और वाट से शक्ति को नापते हैं साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर का संकेत ए होता है साथियों और इससे हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी पीटी 65 के प्रश्न है जो 2019 में परीक्षा हुई थी साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच, दृष्टि की खराबी या निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, दृष्टि की खराबी या निकट दृष्टि दोष को डैश के नाम से जाना जाता है। हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ग्लूकोमा या मोतियाबिंद। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दीर्घ दृष्टि दोष को कहा जाता है और जो मायोपिया है साथियों, मायोपिया वो निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? मायोपिया। लेकिन मायोपिया का यहाँ पर नाम ही नहीं दिया गया है साथियों। और मोतियाबिंद और ग्लूकोमा ये आंख से बीमारी है लेकिन इसमें निकट दृष्टि दोष नहीं होता। ये जो कॉर्निया है या नेत्रगोलक में खराबी के कारण होती है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है साथियों कि वस्तु जो व्यक्ति है वो निकट की चीज़ को देख पाता है और दूर की चीज़ को नहीं देख पाता है, क्योंकि जो उसका जो रेटिना जो कटान बिंदु है वो निकट आ जाता है। इसी के लिए इसका नाम क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। तो जहाँ तक सवाल है इस प्रश्न के उत्तर का, तो इसमें से कोई भी जवाब सही नहीं है साथियों। तो 5वें नंबर का जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, तो कोई नहीं वाला जवाब सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया गया है जो कि बीपीएससी 65 के पीटी से सारे प्रश्न लिए गए हैं साथियों। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्व बल का मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी के तुलना में कितना होता है? 1/6 होता है। हम लोग mg के द्वारा किसी भी वस्तु का भार निकालते हैं। तो जो g का मान होता है, जो गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो चंद्रमा पर क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। तो वहां पर भार भी क्या हो जाएगा साथियों? 1/6 हो जाएगा। तो 100 को जब हम लोग 1/6 से भाग देंगे साथियों, 100 को 1/6 से भाग देंगे साथियों, तो क्या भागफल निकलेगा? 100 को 1/6 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या निकलेगा साथियों? 100 भागा 1/6
तो 1/6 से 6 से भाग देंगे तो 16 6 के 96 आता है साथियों, यानी कि 16.7 वाला जो ये ऑप्शन है बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 1.67 न्यूटन, 100 न्यूटन, 10 न्यूटन और चौथे नंबर पर 16.7 न्यूटन और उपरयुक्त में से कोई नहीं या उपरयुक्त में से एक से अधिक, ये वाला ऑप्शन दिया गया है साथियों। तो चौथे नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ये 9th क्लास के लेवल से दिया गया प्रश्न है साथियों, जो पिछला प्रश्न था वो 10th लेवल से था साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथे नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ साथियों, एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संबंध में कौन सा कथन गलत है। एलईडी प्रकाश ऊर्जा स्रोत ऊर्जा खपत कम करते हैं। एलईडी प्रकाश बल्ब से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। चौथे नंबर, एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए काफी खतरनाक होते हैं साथियों। एलईडी में पारा का प्रयोग किया जाता है जो मनुष्य के लिए काफी खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 पर इसका टिक करेंगे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये आपका 5वां प्रश्न आज का, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। जी हाँ साथियों, ये प्रश्न भी 10th लेवल से लिया गया है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर ऑब्लिक पड़ेगा साथियों। तो सौर भट्टी यानी कि जिसको हम लोग सोलर कुकर कहते हैं साथियों। सोलर कुकर में क्या किया जाता है, जो कि सोलर कुकर जो बना जाता है इस तरह से डब्बे का जो होता है एक बना हुआ, और यहाँ पर खाना को रखा जाता है और यहाँ पर ये एक इसका ऐसे ढक्कन निकला हुआ रहता है। तो यहाँ पर लाइट पड़ती है, यहाँ पर सब सारे के सारे लाइट जमा हो जाते हैं एक जगह पर, अभिसारित हो जाते हैं, जिसकी सहायता से भोजन को पचाया जाता है। तो ये सोलर कुकर में अवतल या अभिसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है। इसीलिए सोलर कुकर या सोलर भट्टी में किस चीज का उपयोग किया जाता है साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 5वें नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों। सब्सक्राइब कर देंगे तो सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके बीच, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। जी हाँ साथियों, 9th लेवल से प्रश्न दिया गया है। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके हम लोग माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। और नोल और रस्का ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। आज के डेट में तो कई प्रकार के सूक्ष्मदर्शी निकल गए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है साथियों, ये 6 नंबर का जवाब है, माइक्रोस्कोप इसका सही जवाब होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 7वें नंबर का प्रश्न ये रहा साथियों। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से अंत तक देखेंगे। व्यूअर्स के लिए भी सवाल दिए गए हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगे होती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंगे कैसी होती है साथियों, तो 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती है। चुंबकीय तरंग होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, जहां तक सवाल है अल्ट्रासोनिक तरंगे की, तो अल्ट्रासोनिक जो है बहुत ही अधिक ये तरंग दैर्घ्य की तरंगे होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है। जो चमगादड़ होते हैं और बहुत सारे ऐसे डॉल्फिन होते हैं, जीव होते हैं जो इस प्रकार के तरंगों को उत्पन्न भी करते हैं और उसको सुनते भी हैं। जैसे चमगादड़ ही होता है, बैट होता है साथियों, ये क्या करता है, ध्वनि तरंग को उत्पन्न करता है जो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है, उसके रिबाउंड्स को सुनता है। और इस प्रकार ये बिना देखे, इसके पास आंख नहीं होता है बैट के पास, तो ये क्या करता है, रात में पता कर लेता है कि कितनी दूरी पर क्या चीज है। तो ये 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा इसकी आवृत्ति होती है। तो इसका जो जवाब है साथियों, 2 नंबर का ऑप्शन इसका
अल्ट्रासोनिक तरंग के लिए सही जवाब। जहाँ तक 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज का बात है तो ये हम मनुष्य की श्रव्य सीमा है, मनुष्य इसको देखते हैं ये सुन पाते हैं, इस ध्वनि तरंग को हम लोग सुन पाते हैं साथियों। जो ऑडेबल रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज, किलो को 1,000 हम लोग बोलते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, 8वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। ये 7 प्रश्न फिजिक्स से पूछे गए थे साथियों बीपीएससी 65 में, और ये 8वां प्रश्न केमिस्ट्री से। रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? जी हाँ साथियों, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ के रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। तो लोहे में जंग लगना, पानी का उबलना, लोहे का लकड़ी का जलना, तांबे के बर्तन पर जंग उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ऊपर में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का जवाब सही क्या होगा? पानी का उबलना। पानी जब उबलता है तो उसके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है साथियों। तो ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है यह। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों। काफ़ी सारे व्यूवर्स जो हमारे 80% व्यूवर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, आपसे गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर दें और अपने भविष्य को उज्जवल करें साथियों। इससे हमें भी काफ़ी मनोबल बढ़ेगा साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच। जी हाँ साथियों, 9वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच। निम्नलिखित में से कौन सा अलोह धात्विक खनिज है? जी हाँ साथियों, इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है 10th क्लास के ज्योग्राफी में भी दिया गया है साथियों। मैग्नीज, निकेल और कोबाल्ट और टीन, इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मैग्नीज और निकेल जो होते हैं साथियों, ये धात्विक खनिज होते हैं जिसमें लोहा के अंश पाया जाता है। दूसरी तरफ कोबाल्ट और टीन जो होते हैं वो अलोह खनिज है, इसमें लोहा के अंश नहीं पाए जाते, ये चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा? एक से कोई नहीं, या ऊपर से एक से अधिक। यहाँ तो एक से अधिक सही जवाब निकल रहा है। टीन भी एक अलोह खनिज है और कोबाल्ट भी एक अलोह खनिज है। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 5वें नंबर का जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो चलते हैं 10वें प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा में काफी सारे प्रश्न इससे आएंगे साथियों, और काफी कॉन्सेप्चुअल सारे प्रश्न के हैं साथियों। तो ट्यूबलाइट तथा फलकनलियों में प्रयोग किए जाने वाला ग्लास किसका बना होता है? जी हाँ साथियों, ट्यूबलाइट और फलकनलियों में, फलकनली जिसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में करते हैं, साथ ही साथ ट्यूबलाइट जिससे जो रोशनी निकलती व्हाइट कलर की होती है, उसमें किस प्रकार के ग्लास का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ साथियों, पहले नंबर का ऑप्शन सिलिका, दूसरे नंबर का ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरे नंबर का सोडियम कार्बोनेट, और चौथे नंबर का ग्लास के टुकड़े। ठीक उसी प्रकार 5वें नंबर में उपर्युक्त में से कोई नहीं, या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, तो 10वें नंबर का जवाब जो है, इसमें से जो ट्यूबलाइट या फलकनलियों में जो प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो जो किससे बना होता है? ये क्षारीय धातुओं के सिलिकेट से बना होता है। क्षारीय धातु के सिलिकेट से बना हुआ होता है। क्षारीय धातु के सिलिकेट, क्षारीय धातु के सिलिकेट से बना होता है कौन? ग्लास। धातु के सिलिकेट, सिलिकेट हम लोग बोलते हैं, जो CaSiO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकेट बोलते हैं होते हैं। और क्षारीय धातु जैसे जो क्षार बनाते हैं OH ग्रुप जिसमें रहता है, तो ये बना होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है साथियों। तो इसमें से 5वां जवाब जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा साथियों। जो ट्यूबलाइट और फलकनली किससे बने होते हैं? क्षारीय धातु के सिलिकेट से और क्रिस्टलीय मिश्रण से बने होते हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं 11वें नंबर के प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? जी हाँ साथियों, कौन सा धातु है जिसमें सबसे कम प्रतिरोध होता है या चालकता सबसे अधिक होती है? सोना, रजत को हम लोग सिल्वर या चांदी बोलते हैं साथियों, और तांबा, और चौथे नंबर पर लोहा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, या ऊपर में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि सबसे अधिक सुचालक धातु कौन है? चांदी है। ये भी प्रश्न 10th लेवल से पूछा गया है साथियों। तो कई सारे प्रश्न जो 65 VPSC में पूछे गए हैं वो 9th और 10th के लेवल से पूछे गए हैं साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा 12वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, पृथ्वी के वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला गैस
होता है? जी हाँ साथियों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है साथियों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब, चौथे नंबर का जवाब जो होता है बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। चलते हैं 13वें नंबर के प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ साथियों, मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, मात्र रिडक्शन द्वारा, स्ट्रिफिकेशन द्वारा, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, तो अल्कोहल जो होता है ये क्या होता है? C2H5OH होता है साथियों, C2H5OH। जब इसमें हम लोग K2Cr2O7 या KMnO4 डालते हैं, पोटासियम डाइक्रोमेट डालते हैं, तो ये सारे जो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और इस प्रकार जो है जो इथाइल अल्कोहल होता है, यानी कि अल्कोहल जो होता है वो एसिड में बदल जाता है, CH3COOH। यहाँ पर जितने कार्बन रहेंगे उसी हिसाब से वो एसिटिक बनेगा, ये एसिटिक एसिड बन गया। तो ये ऑक्सीजन देता है कौन? K2Cr2O7 या KMnO4। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन के द्वारा अल्कोहल को हम लोग एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद फिर एसिड में बदलते हैं। पावरफुल हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे तो डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड बनेगा, नहीं तो पहले एल्डिहाइड फिर एसिड बनेगा साथियों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मात्र ऑक्सीडेशन के द्वारा। जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का भी कॉन्सेप्ट 10th क्लास से लिया गया है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चौथे नंबर का प्रश्न। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। जी हाँ साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में किसका उपयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर जो जमीन के अंदर रहती है, जिससे से परमाणु ऊर्जा निकाला जाता है नाभिक को तोड़ के। तो किस चीज को तोड़ा जाता है साथियों? रेडियम को तोड़ा जाता है, प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है, यूरेनियम को तोड़ा जाता है, ड्यूटेरियम को तोड़ा जाता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जी हाँ साथियों, नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम को तोड़ा जाता है। यूरेनियम जो है मंदगति न्यूट्रॉन से टूटने के बाद क्या होता है? एक बेरियम और क्रिप्टन बनता है, और उससे 3 न्यूट्रॉन भी निकलती है, साथ ही साथ भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये यूरेनियम जो होता है ये नाभिकीय ईंधन होता है साथियों। इसके द्वारा इसके नाभिक को तोड़ करके बेरियम और क्रिप्टन में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो द्रवित वहाँ पर पोटेशियम और सोडियम की जो मिश्र धातु होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और विबंधक के रूप में कैडमियम या भारी जल का नाभिकीय रिएक्टर में यूज किया जाता है। D2O या कैडमियम के छड़ का उपयोग किया जाता है साथियों। जो 3 न्यूट्रॉन निकलता है उसमें से 2 न्यूट्रॉन सोख लेता है और लगातार एक एक यूरेनियम के परमाणु का वहाँ पर विखंडन होते रहता है साथियों, जिसे हम लोग नियंत्रित नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। वही जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो क्या चीज का रूप ले लेता है साथियों? परमाणु बम का रूप ले लेता है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 15वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशावक, जी हाँ साथियों, आग बुझाने वाला अग्निशावक कहलाता है साथियों, कौन सा है? मिट्टी, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, मिट्टी के द्वारा भी आग बुझाया जाता है, जल के द्वारा भी। ऑक्सीजन तो आग बुझाती नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। तो सबसे अच्छा इसमें से कौन है साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि झाग के रूप में भी जाती है और गैस के रूप में भी, जब भी किसी वस्तु से संपर्क में जाती है उसको ढक लेती है झाग के रूप में, और उसका ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देती है, वायुमंडल से तोड़ देती है और आग को बुझा देती है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, 16वें नंबर का प्रश्न। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। ये एक आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमारे मेहनत का फल है साथियों। फ्लोरीन अथवा बकीबोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। जी हाँ साथियों, 10th क्लास के केमिस्ट्री से लिया गया है। 20, 40, 45, 50 इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, जो फ्लोरीन या बकमिस्टर फ्लोरीन होता है, जिसको कि अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर ने बनाया था, वो कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है, और उसमें कार्बन की परमाणु की संख्या कितनी होती है साथियों? 60 होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? फुटबॉल के समान होती है, जियोसेटिक गुंबद के समान होती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न में से कोई भी जवाब सही नहीं आ रहा है साथियों। तो 5वें नंबर का जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा कि फ्लोरीन अथवा बकीबोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है साथियों? तो 60 होती है। तो इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, 17वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है
घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, जैसे जैसे ऊंचाई पर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटता है, तो वायुमंडलीय दाब घटने के साथ साथ क्या होता है, द्रव का क्वथनांक भी घटता है। क्योंकि द्रव का क्वथनांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर द्रव द्रव का जो है माने क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, वो द्रव का क्वथनांक कहलाता है साथियों। तो जैसे ही हम लोग ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होता है कि घटता है, दाब घटेगा तो ये क्वथनांक भी घटेगा। कहने का तात्पर्य, यदि आप प्रेशर कुकर को पहाड़ पर लेके जाएंगे तो खाना जल्दी नहीं बनेगा साथियों, और काफ़ी ज़मीन के अंदर लेके चले जाएंगे, वहाँ दाब बढ़ेगा तो खाना फिर जल्दी बनेगा। यानी कि जहाँ दाब बढ़ेगा वहाँ खाना जल्दी बनेगा। कहने का तात्पर्य है, ऊंचाई की पर जाने पर दाब घटता है तो खाना क्वथनांक भी घटेगा। यानी कि दाब और क्वथनांक क्या है, दाब और क्वथनांक क्या है, एक दूसरे के समानुपाती है। दाब और क्वथनांक क्या है, समानुपाती। यानी दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा और दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। ऊंचाई जाने पर दाब घटता है, इसलिए क्वथनांक भी घटेगा साथियों। चलते हैं 18वें नंबर के प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, ये रहा। अब जीव विज्ञान के प्रश्न आ गए साथियों। तो निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? जी हाँ साथियों, 9 क्लास का कॉन्सेप्ट है साथियों। राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रावी जालिका, इनमें से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आप जानते हैं कि लाइसोसोम में जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, ये विभिन्न चीज़ों को पचाकर नष्ट कर देती है, और जब ये फटती है तो कोशिका को भी मौत के घाट उतार देती है, इसलिए इसे सुसाइड वेग ऑफ सेल या आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम क्या करते हैं, आने वाले जीवाणुओं को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है साथियों। जी हाँ साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आप ही का चैनल है साथियों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 19वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके बीच में। शरीर में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? जी हाँ साथियों, आयरन की जरूरत हमारे शरीर में होती है, इसके कमी से क्या हो सकता है साथियों? रक्त लापता, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोगी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। जी हाँ साथियों, आयरन हेमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सीजन कैरी करता है शरीर में, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और जिस व्यक्ति के शरीर में आयरन की कमी होती है उसको एनीमिया की बीमारी होती है। क्या होती है? एनीमिया। उसी एनीमिया का दूसरा नाम क्या होता है साथियों? रक्त लापता। उसी का क्या नाम होता है? रक्त लापता। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? 1 नंबर का जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। कुछ ही प्रश्न है, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से अंत तक देखेंगे, कुछ ही प्रश्न बचे हैं। मानव शरीर का तापमान होता है, जी हाँ साथियों, नंबर 1 99.6 डिग्री सी, 97.4 डिग्री सी, 98.6 डिग्री सी, 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सारे के सारे फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट छूट गया साथियों। तो जो हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये साथियों, वो क्या होता है कि 37 डिग्री सी होता है, सेल्सियस होता है, या उसको हम लोग बोलते हैं 98.6। ये 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये 37 डिग्री सी या 98 फ़ारेनहाइट होता है। इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ये 98.6 फ़ारेनहाइट इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान नॉर्मल। ऐसे तो तापमान बढ़ते घटते रहता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड नॉर्मल तापमान माना गया है मानव शरीर का सामान्य तापमान, वो क्या होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की बात करें तो एक दूसरे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। C/5 बराबर होता है F-32/9। इस फॉर्मूला के द्वारा आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में से कोई भी एक मान दिया गया है, C/5 बराबर F-32/9 फॉर्मूला का यूज़ करके आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस को निकाल सकते हैं साथियों। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, 21वें नंबर का प्रश्न। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? जी हाँ साथियों, एपिथेलियम बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल। तो एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? ये कवरेज का काम करता है, सुरक्षा का काम करता है। तो ये बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय। तो एपिथेलियल टिश्यू फेफड़े में भी पाया जाता है साथियों, और अग्नाशय में भी पाया जाता है, पाचन तंत्र वगैरह में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो एक से अधिक इसका ऑप्शन सही हो रहा है साथियों। तो 5वें नंबर का
जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उपकला उत्तक क्या करता है साथियों, हमारे शरीर में ये सुरक्षा का काम करता है। जिस तरह से टाइल्स हम लोग घर में बिछाते हैं, उसी तरह से स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबाइड एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम, कई तरह के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं जो कि हमारे शरीर की भीतरी तथा बाहरी अंगों की रक्षा करते हैं। भीतर में भी होता है, जैसे पाचन तंत्र हो गया, अग्नाशय हो गया, उसके भीतरी दीवार पर भी और बाहरी दीवार पर भी, स्किन में भी पाया जाता है साथियों। इसे हिंदी में उपकला बोलते हैं, अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं साथियों। ये सुरक्षा का कार्य करते हैं। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 22वें नंबर का प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। काफी वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी ही समाप्त किया जाएगा साथियों। तो 2-3 प्रश्न बच गए हैं साथियों। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ साथियों, आंत्र ज्वर रोग जो होता है मानव शरीर को, फेफड़े को प्रभावित करता है कि रीढ़ की हड्डी की तरह शरीर के जोड़ को प्रभावित करता है? आंत्र को उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, जैसा कि नाम है आंत्र ज्वर रोग, तो ये आंत को ही प्रभावित करता है साथियों। तो चौथे नंबर का जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथियों। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। जी हाँ साथियों, 23वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से संवहनीय पौधे को चुनिए। जी हाँ साथियों, काई, लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, फर्न उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, काई होते हैं, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट जो होते हैं काफी निम्न स्तरीय जो होते हैं, ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स होते हैं। फर्न जो होता है ये टेरिडोफाइट्स होते हैं। अब फर्न से क्या होता है, संवहनीय उत्तक शुरू हो जाते हैं। फर्न में भी पाया जाता है और जिम्नोस्पर्म जैसे फल फूल वाले जो पौधे होते हैं उस पर भी पाया जाता है साथियों। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म दिया नहीं गया है, तो फर्न इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, 24वें नंबर का प्रश्न, इन निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है, यानी कि स्टेम को रूपांतरित किया? अदरक, मूली, चुकंदर, गाजर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अदरक। अदरक ने अपने खाद्य सामग्री को संग्रह करने के लिए स्टेम यानी कि तना को जड़ में रूपांतरित कर लिया है साथियों। चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। जी हाँ साथियों, आज का अंतिम प्रश्न, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? जी हाँ साथियों, वियना सम्मेलन 1985, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987, रियो 1993, क्योटो 1997। उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक? जी हाँ साथियों, मॉन्ट्रियल जो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में किया गया था 1987 में। इसमें जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के लिए कम करने के लिए मांग की गई थी। वीडियो को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों, शेयर कर दे और चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर ले साथियों। और चलते हैं आप व्यूअर्स क्वेश्चन के लिए। जी हाँ साथियों, आपके लिए भी यहाँ पर सवाल दिया गया है साथियों। बस 2 मिनट, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से अंत तक देखेंगे। जी हाँ साथियों, स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, काफी खूबसूरत चैनल है साथियों। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। चलते हैं आपके व्यूअर्स क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके लिए व्यूअर्स क्वेश्चन, सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का जवाब आपको लिख कर देना है कमेंट बॉक्स में। और आप आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक साथियों, राजकिशोर भारतीयों के द्वारा आपको बेस्ट ऑफ लक। और इसी के साथ आज इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा टीम आपसे विदा लेती है साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।